हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कितना हो गया? 12, 25, 60, 70 हज़ार रुपये के आसपास रिकॉर्डिंग का हो गया शो। हम लोग देखें पोस्ट मुगल। पोस्ट मुगल यानी कि उत्तर मुगल। अच्छा, इसको उत्तर मुगल क्यों कहते हैं? क्या? उत्तर मुगल, उत्तर मुगल क्यों कहा जाता है? मुगल क्यों नहीं कहा जाता है? हुँ? कोई है ऐसा महारथी? कोई महारथी है जो बता सके आप लोगों में से? सर अभी हिस्ट्री है सर। हाँ हाँ, हिस्ट्री है। ओके सर, ओके। हाँ, बताइए। हुँ? क्योंकि यहाँ से मुगलों की स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो चुकी थी और देखिए मुगलों को और जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपने को घोषित सर कर ये दिए थे। मध्यकाल और आधुनिक काल का संक्रमण का काल था सर। मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का समय है ना? आधुनिक दिख रहा है क्या? आधुनिक काल के बीच का समय। चलिए, एक दूसरा और कोई? और कोई यहाँ पे जो महान मुगल थे, महान मुगल में कितने लोग शामिल होते हैं महान मुगल में? बाबर, अकबर, औरंगजेब तक सर। औरंगजेब औरंगजेब तक तक। 1760 ईस्वी तक। हाँ, तो महान बाबर मुगलों से में, लेके औरंगजेब तक। महान मुगलों में अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, और जहांगीर और औरंगजेब। शाहजहां। औरंगजेब, ये चार ही महान है ना? ये चार ही महान है। हुमायूं। बाकी 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 तो सब सब है कि लड़खड़ा ही रहा था ना। जी जी सर। सर। किसी ने शासन तो किया नहीं? किया? जी सर। हाँ, किसी ने शासन नहीं किया? विकास किया? नहीं सर, शासन नहीं किया किया। लेकिन एफिशिएंसी नहीं था। एक बार है कि जो सोए लोग हैं उन लोगों को भी एक मैसेज दे दीजिए अपने अपने बैच में। सुसुप्त अवस्था में ज्वालामुखी फटने वाली है। हाँ, ये जब फेल होते हैं ना, सर मैंने आपके पास एडमिशन लिया था, तो हम अगर इस बार थोड़ा सा सीख लिया हूँ बहुत सारी चीजें, पूछूंगा कि कितने दिन क्लास किए थे, है ना? तो फिर जो आप लोग क्लास करते हैं उसका उसका चीजें डाटा जो है कि हमारे पास होता है, किसने किस दिन क्लास किया, किसने क्लास नहीं किया, तो वो है कि भेज देंगे। तो एक बार मैसेज छोड़ दीजिए लोगों को। राजशेखर जुड़े हैं क्या? राजशेखर जुड़े हैं? नहीं जुड़ पाए? फिजिक्स के टाइम में 60-62 लोग ज्वाइन होते थे, 64 लोग। 400 स्टूडेंट हैं, है ना? और इस 400 स्टूडेंट का ये हाल होता है, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल। कुछ लोग के साथ हो सकता है मजबूरी भी। कोई मजबूरी नहीं होता है, सब नौटंकी है। मध्यकाल और आधुनिक काल के मजबूरी आपसे ज्यादा कोई समझेगा? हाँ, तो सही 70 किलोमीटर बाइक, 5 बजे जागना, और है कि दिन भर ड्यूटी। हरिंदर से कोई ज्यादा जानेगा? हाँ, यहाँ एक हम पलवी तो है। अपनी मजबूरी को दूर करने के लिए ज्वाइन किए हैं। एक पलवी है ना? पलवी कमांडर है। वो सुबह शाम है कि बेचारी पीटी जाती है, उसके बाद ज्वाइन करती है क्लास। इन लोगों से कुछ सीखिए। हाँ, ये एका जुड़ी है ना? यहाँ पे जुड़ी है, तो मजबूरी कुछ नहीं होता है मजबूरी पलवी। हाँ, नो सर, अगर मन से ठान लिया तो कोई मजबूरी नहीं है। चलिए हम लोग महामुगल में देखते हैं अकबर को। अकबर
दूसरा जो है आपका जहांगीर, तीसरा जो है आपका शाहजहां, और चौथा जो है आपका औरंगजेब। औरंगजेब। तो ये जो है आपके कितने, चार महान मुगल है ना। इस समय महान मुगल इसलिए कहा जाता है कि इस समय तक तो मुगल साम्राज्य का प्रसार होता है ना। और जैसे ही औरंगजेब आता है तो औरंगजेब के इस समय जो है कि आपने देखा होगा कि मुगलों का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी समय होता है ना। और मुगल सत्ता जो चरम पे यहीं पे पहुंचता है और यहीं से जो है ये पतन शुरू हो जाता है। और ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंतिम अंतिम युग सुल्तान था, अंतिम युग सुल्तान था। बाकी जो है आपको अंतिम युग बादशाह था, है ना। बाकी जो है कि बाकी के समय में जो क्या हुआ आपका मुगल मुगल साम्राज्य का जो मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से पतन की शुरुआत हुई उसकी। और यहाँ पर जो आपने देखा कि अकबर के समय से ही जो है कि यूरोपियों का आगमन होना शुरू होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए थे? ब्रिटिश। ऐसे तो पुर्तगाल या अकबर के समय में ब्रिटिश जो कि ज्यादा कौन आया शक्तिशाली था है। ये बताइए। यूरोपीय में पुर्तगाली। कौन पुर्तगाली। ऐसे लिखवाए थे? हाँ, वास्को डी गामा आया था। कौन आया था अकबर के दरबार में? अकबर के दरबार में तो वो आया था थॉमस रो सर, थॉमस रो। सर हाँ, थॉमस। सर टॉम्स रो था। अकबर के दरबार में था। रॉल्फ फिच होगा सर, वो रॉल्फ टॉमस रो फिच तो था। जहांगीर के दरबार में है। आप लोगों को पढ़ाना रोल बेकार है। फिंच। आप लोगों को पढ़ाना ही बेकार है ना। वो कुछ नहीं होना है। चलिए छोड़िए इन सब सारी चीजों को, बेवजह मैं मूड नहीं खराब करूंगा अपना। चलिए लिख लीजिए, मुगल साम्राज्य का पतन, या क्या कहते हैं, हाँ, मुगल साम्राज्य का पतन या उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल लिख लीजिए। कुन्हा कुन्हा सर। हाँ, नीनो डी कुन्हा। निनादी कुन्हा। जी जी वही आए थे। निनादी कुन्हा किसके समय में आया? अकबर अकबर अकबर। कब आया था ये? कब आया ये तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन ये आए थे 1530 के पास। 29 29 में। 1529। 1529। जी अकबर पैदा हुआ था जी इसमें? जी। इस समय अकबर पैदा हुए थे? 1542 में अकबर पैदा हुए हैं। ओ अच्छा सर। 1456 में ईस्वी में तो अकबर शासन किया, राजा बना, सम्राट बना था। चलिए कुछ नहीं बोलना है मुझे, बस सिलेबस खत्म करवाते हैं, फालतू क्या करना है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? लिख लीजिए। 1707 ईस्वी में। 3 मार्च 1707। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 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 औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदार्पण, 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 एक नए युग का पदार्पण है, जिसे जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल यानी पोस्ट पोस्ट मुगल एज या ईरा, है ना, पोस्ट मुगल काल करते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि पोस्ट मुगल की शुरुआत कब होती है ना,
तो आपको क्या बताना है? औरंगजेब के विकेट गिर जाने से। अच्छा, औरंगजेब क्रिकेट खेलता था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। एक ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, महान मुगलों में कौन से नहीं शामिल है ना? कौन से नहीं शामिल है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपी पीसीएस में, है ना? तो वो चार जो बताए थे, तो वो तो महान मुगल में है, और उसमें से किसी का नाम हटा दीजिएगा, किसी और को दे दीजिएगा, तो महान मुगल में नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं। लिख लीजिए। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल क्या लिखा? मुगल साम्राज्य अपने वैभव के लिए जाना जाता था, अपने शानो शौकत एवं वैभव के लिए जाना जाता था, वैभव के लिए जाना जाता था। लार्जन मुगल साम्राज्य पतन के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन के लिए, मुगल साम्राज्य अपने वैभव के लिए जाना जाता था, शानो शौकत एवं वैभव के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट लिख लीजिए। और औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही के बाद ही के बाद ही मुगल मुगल साम्राज्य में विघटनकारी तत्व यूरोपियों का बढ़ता वर्चस्व, यूरोपियों के बढ़ता वर्चस्व, यूरोपियों को बढ़ता वर्चस्व, यूरोपियों को बढ़ता वर्चस्व, ऐश्वर्य एवं धन संपत्ति का, ऐसे लिख लीजिए, ऐश्वर्य एवं धन संपत्ति का ह्रास, हस्तकला का पतन, संगीत कला का पतन, संगीत कला का पतन, मुगल क्षेत्रों का, मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आदि देखने के लिए मिलता है, आदि देखने के लिए मिलता है, आदि देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? आदि ईटीसी देखने के लिए मिलता है। आदि क्या? सब्जी बनाना है। चलिए आगे कर, चित्रकारी सभी आ जाएगा उसमें। आदि कर दिए तो उसमें नहीं, आदि में आता है वो। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। मुगल साम्राज्य का विघटन, 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 मुगल साम्राज्य का विघटन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। साउंड बिल्कुल धीरे आ रही है। भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आप शांत रहेंगे तब तो समझ जाएगा। सर को माइक्रोफोन यूज करना चाहिए या ब्लूटूथ। आप शांत रहिए, है ना? तो ज्यादा आवाज जाएगी, शोर करेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या क्या, क्या लिखा? लिख लीजिए। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत, मध्यकालीन भारत का अंत,
मध्यकालीन भारत का अंत अंत और आधुनिक भारत की नींव डालती है। आधुनिक भारत की नींव डालती है। आधुनिक भारत की नींव डालती है। क्लियर है? आधुनिक भारत की नींव डालती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिख लीजिए। और एक चीज और आप लोग को नोटिस देना है, जिनके भी स्कोर जो है ना 90 से नीचे है ना, मतलब 90 से नीचे, यानी कि जिनके 89 85 जिनके भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये जो है कि एक दिन विशेष क्लास रखेंगे, ठीक है। उनके माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है केवल आपसे पूछेंगे, है ना, उनसे ही सुनना है मुझे। अब उसमें ऐसे लोग भी शामिल नहीं हो जाएंगे जो है कि कभी 105 लेके आते हैं, एक बार है कि 90 से कम आ गए तो वो भी हाथ खड़ा करके कहेंगे सर मेरा भी आ रहा है, जैसे सुशील, है ना। तो पेशेंस रखना है, ठीक है। केवल उन लोगों के ये क्लास होगी, है ना, जिनको बूस्टअप की जो डोज चाहिए। हो सकता है उससे मेरे को फायदा हो। केवल उन लोगों की क्लास होगी जिनको जिनको बूस्टअप पे डोज चाहिए और थोड़े से डांट पिटेगी, ठीक है। स्ट्रेटजी, उनके दिमाग की स्ट्रेटजी मुझे जानना जरूरी है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के सवाल चल रहे हैं, है ना, किस तरह की उलझने हैं, और वो किस स्थिति में जो है कि आते हुए सवाल को गलत कर रहे हैं, है ना, उस पर भी बात करनी होगी, ठीक है। तो वो चीजें है कि एक बार बस 4-5 लोग हैं ऐसे लोग जिनके है कि स्कोर कम होते हैं, है ना। अच्छा 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए, अब मतलब सब हो गए। कोई सुशील ऐसा जी कोई सुशील भी हाथ खड़ा किया है क्या? नहीं किया है। कैसे खड़ा? वो करेंगे तो वो डांट खाएंगे, एक्स्ट्रा डांट खाएंगे, है ना। हो सकता है उससे मेरे को फायदा मिले, उसमें कुछ हाँ सीखने तो को। आप एक्स्ट्रा डांट खाने वाले हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता कभी है ना। कभी डांट भी खाना अच्छी बात है। तो इन लोगों के आप लोगों की जो है कब रखें क्लास, चूंकि कल ही रखते हैं, जी सर। कल ही रखते हैं, यस सर। है ना? तो इसमें है कि बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मुझे है कि ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मुगल का पतन जो है क्या होता है, मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल की शुरुआत आधुनिक मानी भारत की नींव डाली जाती जाती है। ये इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हैं, ये सवाल जो है आपके इंटरव्यू में पूछे गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब लिख लीजिए, विभिन्न इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में पतन के संबंध में पतन के संबंध में मतभेद है। मतभेद है। मतभेद है। अंजलि आप ना ये हेडफोन लगा करके सुना करो, ओके। और जिनके भी आवाज कम सुनाई पड़ रही है तो हेडफोन लगा लीजिए, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा और आवाज है कि क्लियर जाएगी, ओके। तो मतभेद है, लिख लीजिए। मुगल के पतन के संदर्भ में इतिहास का 2 वर्गों में बटे हैं। 2 वर्गों में बटे हैं। तो पहला जो है, पहला वर्ग में क्या है, पहला गुट, इसमें लिख लीजिए जो यदुनाथ सरकार, आर एस शर्मा, लिवरपूल 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 जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सर। फिर मुगल से बोले, क्या क्या नाम बोले? यदुनाथ सरकार, दो। यदुनाथ सरकार, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। यदुनाथ सरकार, आर एस शर्मा। ये आर एस शर्मा कहाँ के हैं पता है आपको? अपना मुजफ्फरपुर। राम शरण शर्मा। हाँ, मुजफ्फरपुर के थे ना आर एस अपना शर्मा। बिहार। लिवरपूल, इनके बेटे राकेश शर्मा के बोर्ड में हमने इंटरव्यू दिया था। तो हम इनके फादर की बात कर रहे थे इंटरव्यू बोर्ड में। तो वो राकेश शर्मा बोलते हैं
आपने आर एस शर्मा सर को पढ़ा है? हम कहे यस सर। तो अच्छा चलिए बताइए क्या करते हैं। और उनके उनके बेटे को इंटरव्यू दे रहा था, उनके फादर के बारे में बता रहा था। और जो हमारा टॉपिक था रिसर्च का, वो उनके बेटे ने, जो राकेश शर्मा थे, उन्होंने रिसर्च किए थे और हम उससे थोड़ा सा अलग लेकर के गए थे। वो और तो हमें पता नहीं था कि ये राकेश शर्मा। बाद में पता चला कि वो राकेश शर्मा थे और वो अपने फादर के बारे में ही पूछ रहे हैं, अपने बारे में पूछ रहे हैं, है ना। चलिए बात करते हैं। और आर एस शर्मा, लिवरपूल। जैसे इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब अपनी 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 नीतियों, डैश दे लीजिए, नीति, धार्मिक धार्मिक नीति, राजपूत नीति, दक्कन नीति आदि के कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, दूसरा वर्ग लिख लीजिए। इसमें दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग का मानना है, दूसरा वर्ग है जिसमें शामिल है सतीश चंद्र, बेहतर किताबें लिखते हैं ये मध्यकालीन भारत का। इरफान हबीब, ये बेहतर इतिहासकार हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, अलीगढ़ में है ये अभी वर्तमान में। अतहर अली, है ना, इकोनॉमिक हिस्ट्री मुगलों पे बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। सिरिन मुशवी, ये भी अभी वर्तमान में जो है कहाँ है, अलीगढ़ में है। थोड़ा नाम बताएंगे सर अतहर अली के बाद? सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली, सिरिन मुशवी आदि शामिल है। ये इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के व्यापक संदर्भ को देखते हुए इसके बीज को बाबर के शासनकाल में ढूंढ लिया। इसके बीज को, पतन के बीज को बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिया है। इन्होंने बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिया है। इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घावधि या दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम। इसमें जो है कि बाकी सबसे जो परिचित है, और मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था, बाबर, है ना। अब ये जो है कि आपका सतीश चंद्र है, या फिर है कि आपका इरफान हबीब हो, या फिर है कि आपके अतहर अली है, या सिरिन मुशवी है ना। इन्होंने कहा कि ये मुगल साम्राज्य का पतन तो है कि बाबर के समय से ही आरंभ हो गया और वो दीर्घकालिक पतन था। अब सीधी सी बात है कि बाबर कौन था, संस्थापक है मुगल का। तो फिर है कि पतन कैसे, है ना, पतन कैसे, मुगलों के समय ही, बाबर के समय ही पतन कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुमायूं जो है ना, हुमायूं कितने भाई था, 3 भाई था, है ना। कौन कौन, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान, ये अस्करी और हिंदाल, ये जो 3 भाई थे, है ना। तो साम्राज्य जब होना क्या चाहिए था, बाबर जब डेथ हुआ था बाबर का, तो साम्राज्य किसके हाथ में ट्रांसफर होना चाहिए था, हुमायूं। लेकिन ट्रांसफर किसके हुआ, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये तो पुत्र थे सर, बाबर के पुत्र थे। हुमायूं, ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो साम्राज्य कितने भाग में बंट गए, हाँ, 3 भागों में। 4 भाग में बटे ना सुशील, हाँ। हुमायूं को छोड़ दिया क्या आपने, छोड़ दिया?
और एक और जो इसका चचेरा भाई था वो भी दावेदार था, मिर्जा ग्यासबेक। गैस दे। तो ये चार में तो डायरेक्ट साम्राज्य का विभाजन हो गया। और एक जो है चचेरा भाई इसका था, वो भी जो है कि अपना दावा करता है, वो ही अपना दावा करता है। अब देखिए, साम्राज्य अगर एक के हाथ में होता है ना तो स्ट्रांग होता ना, नहीं होता? यस सर। स्ट्रांग होता। लेकिन ये जो है कमरान, अस्करी, हिंदाल अपेक्षाकृत हुमायूं से क्या थे? कमजोर थे। हुमायूं से कमजोर थे। चलिए, अब साम्राज्य का विघटन जो है कि आपने देखा कि किस तरह से जो है कि वो आपस में उलझे रहते हैं, है ना? आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हिंदाल, कमरान, अस्करी जो है हुमायूं के लिए क्या बनता है? रास्ते का रोड़ा, रास्ते का पत्थर नहीं। और सभी भाई जो है कि आपस में झगड़ते रहते हैं और आपस में झगड़ करके एक दूसरे के क्षेत्र छीनने की कोशिश करते हैं। तीनों भाइयों का मुख्य फोकस क्या था? दिल्ली था, लाहौर था, है ना? तीनों भाइयों का फोकस यही था कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान पे काबिज हो जाए, है ना? तो सीधी सी बात है कि पहला दुश्मन तो वही है, शुरुआत तो वहीं से हो गई ना? नहीं हुई? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण है। कुछ संक्षेप में है कि उसको समझ लीजिए। क्या क्या कारण है मुगलों के पतन के? क्या क्या कारण है बताइए? क्या क्या कारण है? तो लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, औरंगजेब। पहला लिख लीजिए, दक्कन अभियान। औरंगजेब का दक्कन अभियान। और ये देखें, ना यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है? ये यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे दिल्ली है। अब देखिए, जो महान मुगल थे, मान लीजिए कि भारत है, ठीक है? अब चलता नहीं है तो क्या करें? चारों दिशा में जो है क्या हो चुका था? विस्तार हो चुका था। ये वाला क्षेत्र जो है बचे हुए थे। कौन वाला क्षेत्र बचे हुए थे? दक्षिण वाला क्षेत्र, है ना? दक्षिण वाला क्षेत्र जो है क्या थे? बचे हुए थे। अब दक्षिण वाला क्षेत्र जब बचे हुए थे, है ना, तो दक्षिण वाला क्षेत्र देखिए, कल आप समझ रहे थे दक्षिण वाले को, कल दक्षिण भारत पढ़ा रहा था ना? कर्नाटक को पढ़ा रहा था, निजाम पढ़ा रहे थे, मराठा पढ़ा रहे थे, कर्नाटक का युद्ध होला, है ना? कर्नाटक युद्ध, वो समस्या समझ सकते हैं। ये क्षेत्र जो है कि अगर देखा जाए ये औरंगजेब के लिए, है ना, तो औरंगजेब के लिए दुधारू गाय की तरह था, है ना? अगर है इसको उसके अनुकूल अगर रहता तो क्या होता? उसके अनुकूल रहता तो बेहतर परिणाम मिल सकते थे। यहाँ पे देखते हैं कि आपको बंदरगाह है, तटीय एरिया है ना? बंदरगाह भी यहाँ पे तटीय एरिया है, विदेश व्यापार भी हो सकता है। ये क्षेत्र जो है कि ये नदी घाटी वाला है ना? नदी घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पर से जो है कि खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है ना? अब ऐसे क्षेत्र पे जो है कि कौन सा ऐसा शासक होगा, है ना, जो है कि इस क्षेत्र पे जो है कि अपना कब्जा नहीं चाहेगा? सुशील भी होते तो वो भी कब्जा कर लेते दक्षिण भारत में जाकर के। क्या सुशील? इसीलिए तो विनाश का पतन हो गया। तो अब यहाँ पे है क्या कि ये मुगल जो थे, मुगल कहाँ थे? मैदानी भाग में, मैदानी भाग के हैं। हम लोग कौन सा हैं? हम लोग मैदानी भाग वाले हैं ना? मैदानी भाग। अब हम लोग को पथरीली एरिया पे चलने के लिए बोल दे,
हम लोग को पहाड़ों पे चढ़ा दे, तो कैसी स्थिति होगी हम लोगों की, हालत खराब। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारण थे जो क्षेत्रीय राज थे, है ना, क्षेत्रीय राज थे। तो क्षेत्रीय राज जो क्या थे, पावरफुल हो गए थे, है ना, धीरे धीरे जो है कि चुनौती दे रहे थे दिल्ली को, और ये क्षेत्र अभिजीत था। इसी समय जो है कि आपने देखा होगा विजय, ये क्या कहते हैं, इसी समय जो है कि आपने इसको देखा होगा जो मराठों ये मराठे का उधर बहमनी वाला, तो इधर जो है कि आपने इधर जो है कि क्या कहते हैं, बहमनी साम्राज्य का विघटन हो चुका था। बहमनी साम्राज्य के विजयनगर। जो है बहमनी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप 5 राज्य आ गए थे, छोटे छोटे राज्य, और वो भी अपना सल्तनत कायम कर लिए थे। तो चैलेंज यहाँ पे लगातार क्या था, बना हुआ था, लगातार चैलेंज बना हुआ था। विजयनगर कहाँ पे है, 1336 में है। आप बात कहाँ कर रहे हैं? तो यहाँ पे स्थिति जो है कि बहुत ही कठिन था, डगर बहुत कठिन था। यहाँ इस क्षेत्र को जीतने के लिए जो है कि ये लगभग जो है कि वो अपने जीवन का अहम टाइम जो है कि यहीं पे दे दिया। और ये जो है कि जब युवक था, है ना, जब राजकुमार हुआ करता था, है ना, तब भी जो है कि ये दक्षिण में ही रहा था, और अपने अपने समय में भी ये दक्षिण को फोकस किया, क्योंकि दक्षिण जितना आवश्यक भी था मुगल साम्राज्य के लिए। चूंकि अधीनता अगर स्वीकार नहीं करता तो फिर मुगल साम्राज्य अधूरा माना जाता, कि दक्षिण जो है कि कभी मुगलों के अधीन आया ही नहीं, है ना। तो चैलेंज था, इज्जत वाली बात थी। और ये जो है कि क्या हो गया, इसके लिए कब्रगाह की तरह हो गया। यहाँ पे है कि हासिल होना कुछ नहीं था, यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुए बेचारे को। और ये जितने भी इसके सैनिक मारे गए, आर्थिक खर्च हुए, है ना, यहाँ पे इसकी स्थिति डवाडोल हो गई, और राजकोष जो है कि लगभग क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये स्थिति जो है यहाँ पे बन गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, लिख लीजिए। और सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों, एक मिनट, सॉरी, क्या लिख पाया, मुगल का पतन हम लोग कर रहे थे ना, मुगल की तरफ कर रहे थे, तो हम लोग कहाँ अटक गए। लिख लीजिए, ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के आयोग उत्तराधिकारी, वो काट दीजिए, औरंगजेब के आयोग उत्तराधिकारी। तो अभी देखिए इसमें महान मुगलों के बाद कोई ऐसा मुगल है जिसने पतन रोकने की कोशिश किया हो, जो है कि महान मुगलों के थोड़ा सा भी मुकाबला कर सके। आपने देखा क्या कि जो मुगल थे, है ना, महान मुगल थे, आपने अकबर को देखा, लगभग 50 सालों तक शासन किया ना, नहीं किया? 25 साल तक जो लगभग शासन व्यवस्था जो है कि कौन संभाला, जहांगीर संभाला। उसके बाद जो है कि आपने देखा कि ये क्या कहते हैं, 25-30 सालों तक जो शासन व्यवस्था शाहजहां संभालता है। लेकिन इसके बाद है कि कोई ऐसा मुगल नहीं है ना, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, कोई ऐसा मुगल नहीं है जो विद्रोहों का दमन कर सके, कोई ऐसा मुगल नहीं है ना, जो सबको लेकर के चले, कोई ऐसा मुगल इस समय नहीं बचा था, है ना, जो है कि मुगल साम्राज्य के जो भरभराए हुए नींव थे, है ना, उसे मजबूत कर सके, कोई ऐसा मुगल नहीं था। कि मराठों को जो है कि शांत कर सके, कोई ऐसा मुगल नहीं था। जो यूरोपीय कंपनियों के मनमानी को क्या करे, रोक सके। ठीक है, तो ये सब सारी समस्या जो है कि यहाँ पे कहाँ देखने के लिए मिलती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, लेटर मुगल में, उत्तर वैदिक मुगल में, क्या कहते हैं, उत्तर मुगल में। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति। आपने देखा था कि अकबर जो है कि क्या क्या था, जो राजपूत थे, राजपूत जो है कि उस समय, है ना, उस समय जो राजपूत क्या थे, समाज का मुख्य अंग थे, है ना, हिंदू समाज के मुख्य अंग थे, और वो जो है कि योद्धा वर्ग थे हिंदू समाज के,
अगर है कि वो मुगलों को अगर है कि मुगल जो है राजपूतों को ये करते, नाराज कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुगल इतना दिन टिक के रह पाते 200 सालों तक? आपको लगता है? नहीं लगता? नहीं सर। तो सबसे पहले जो है कि जो क्षत्रिय वर्ग थे इंडिया के, है ना, उन क्षत्रिय वर्ग को वो है कि अपने दोस्ती में बांधा, अपने संबंधों में बांधा, रिश्तेदारी में बांधा, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और कभी कभी भी इस वर्ग को नाराज करने की चेष्टा नहीं की। अब जब ये वर्ग मैनेज हो गया तो लगभग सारा वर्ग इंडिया का जो है कि सारा जो वर्ग थे वो मैनेज हो गए। कभी भी है कि ये क्या कहते हैं, सवाल नहीं उठे मुगलों पे। उठता हुआ देखा है आपने? नहीं देखा। आप अकबर पे सवाल उठता हुआ नहीं देखेंगे, आप जहांगीर पे सवाल उठता हुआ नहीं देखेंगे, आप शाहजहां पे सवाल नहीं उठता देखेंगे, कुछ मौकों को छोड़ करके, है ना, कुछ मौकों को छोड़ करके। अकबर पे तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठते। उठते हैं क्या? इंडिया में जो है कि दो ही जो है कि महान हुए हैं, है ना, एक अकबर महान और दूसरा अशोक महान। अशोक महान, है ना। तो अकबर में जो है कि लगभग अशोक वाली ही खूबियां थी, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की बात की आप, उसने एक ही छत के नीचे जो है कि अल्लाह और राम की पूजा की, जय राम। की ना। तो चीजें यहाँ पे देखते हैं कि अकबर की जो नीति थी, राजपूत नीति थी, वो धर्मनिरपेक्षता पे आधारित थी, है ना। वो उसकी जो पर्सनालिटी थी उदार था, है ना। उसकी वो जो है कि फादर की ओर से सुन्नी था और मदर की ओर से शिया, है ना। वो उसके गुरु भी जो थे शिया थे। तो सबके सब क्या थे? उदार थे, लिबरल व्यक्ति थे, लिबरल व्यक्ति थे। लेकिन जो है कि औरंगजेब के लिए प्रॉब्लम क्या था कि औरंगजेब को कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान। वो 2 वक्त की रोटी भी जो है कि राजकोष से लेना पसंद नहीं करता था, है ना। आपको पता है कि औरंगजेब जो है कि खुद के भोजन के लिए है कि जिंदगी भर खुद से मेहनत किया, टोपी सिल करके। वो थोड़ा औरंगजेब था कि महमूद और नसीर शाह था? औरंगजेब भी था सर। मैं कहाँ बात कर रहा था? औरंगजेब पे बात कर रहा था, है ना। औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, तो औरंगजेब पे सुन लीजिए, है ना। तो औरंगजेब जो था वो क्या था, वो जो है कि इन चीजों से तड़क भड़क को पसंद नहीं करता था। उसे क्या चलना था? कुरान और हदीस के अधीन होकर के चलना था, है ना। कुरान और हदीस के अधीन होकर चलना था। उसकी नीति जो है कि देखिए, राजपूतों की नीति, राजपूत नीति जो थी अकबर से क्या थी? डिफरेंस था, है ना। अकबर से डिफरेंस था। उसने क्या किया कि जो तिलक की प्रथा थी, है ना, तिलक लगाने की प्रथा, है ना, युद्ध पे जा रहे हैं तो तिलक लगाएंगे, या फिर कि ये क्या कहते हैं, कहीं शुभ कार्य हो रहा है तो तिलक लगाएंगे, है ना। तो वो उसने है कि ये सबसे पहले जो ये हिंदुओं में अभी भी है, हम लोग के पास है ना, हम लोग पूजा पाठ करते तो तिलक लगाते हैं, या फिर है कि कुछ अच्छा काम होते तब तिलक लगाते हैं। पहले जो राजगद्दी के होते थे तो तिलक लगाते थे, है ना। तिलक तिलक होते थे। अभी भी आपकी शादी होती तब भी तिलक होती है नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है, होती है। तो इसने जो है कि इस पे सबसे पहले जो है कि इसी पे प्रहार किया। अब इस पे प्रहार करेंगे तो तिलक का मतलब ये तिलक वाले जो प्रथा है कहाँ पर चली थी? राजस्थान में। और राजस्थान के राजपूतों को आप जानते हैं, वो जुनूनी राजपूत हैं, है ना। वो बॉर्डर पे हैं, वो जुनूनी राजपूत हैं। अभी भी है कि वहाँ पे बात बात में जो है लाठियां डंडे निकल जाते हैं ना। तो हम यहाँ पे बात करें कि औरंगजेब जो है कि इन राजपूतों को जो है साथ नहीं सका। और हालांकि जो है कि आप देखेंगे तो ये औरंगजेब के समय में जो है सब प्रशासन में सर्वाधिक राजपूत यहीं पे देखे जाते हैं, है ना। सर्वाधिक राजपूतों की बहाली यहीं पे हुई। लेकिन राजपूत जो है कि सर्वाधिक जो है कि अगर नाराज हुए तो वो औरंगजेब से नाराज हुए। वहाँ अजीत सिंह, राम सिंह की बात आप देख सकते हैं, है ना। जब आप पढ़ेंगे मुगल तो उसमें चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ वर्चस्व। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ वर्चस्व। ठीक है, क्लियर है? तो इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। देखिए उमरा वर्ग मतलब समझा रहा हूं ना, वेट कर लीजिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे, है ना, अब्दुल्ला का नाम सुना है? यस सर। अब्दुल्ला था, और कौन था उसका भाई? कौन था? जो किंग मेकर काम कर रहा था ही ना। हाँ जी, कौन था उसका भाई अब्दुल्ला का? हुसैन खां, अब्दुल्ला खां। हाँ, हुसैन खां हुसैन और खान। अब्दुल्ला खां। ये जो है कि ये इनका वर्चस्व जो है, ये उमरा वर्ग थे, है ना, और उमरा वर्ग थे, तो ये जो है कि इनका वर्चस्व है कि लगातार क्या होते गया, बढ़ता चला गया, है ना। और बढ़ता चला गया तो आप यहाँ पर ककोशियर के समय से देखते हैं ये वर्चस्व स्थापित करते हैं, और लास्ट में जो है कि मोहम्मद शाह के समय ये समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये 1720 तक के जो है इनका वर्चस्व बेहद ही ज्यादा रहा। और इसमें जो है कि आपने देखा कि एक आए और दूसरा गए, आए और गए राम हो गए। जितने भी ये क्या कहते हैं मुगल शासक बने, है ना, वो सारे के सारे क्या थे? आयोग थे। सारे के सारे जो है इन पे डिपेंडेंट थे, है ना। और दरबार जो है कि षड्यंत्रों का क्या बना? अखाड़ा बन गया, षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। तो सीधी सी बात है कि ऐसे में है कि एक समय शक्तिशाली ये मुगल था, है ना, जिसका साम्राज्य जो है उत्तर से दक्षिण तक था, पूर्व से पश्चिम तक था। तो वैसे स्थिति में है कि अब साम्राज्य क्या हुआ, बहुत तेजी से क्या हुआ, पतन की ओर उन्मुख हुआ। दरबार में जो है गुटबाजी शुरू हो गई। कौन किसकी कब हत्या कर देगा ये तय नहीं था, और कौन सम्राट जो है कितने दिन तक वो शासन कर सकेगा, है ना, ये भी पता नहीं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे कि किसको किसने मार दिया। ठीक है, तो क्लियर है ये सब सारी चीजें आप लोगों का? आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। अभी यहाँ पे अब वर्तमान में अब तो ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है क्या आपके घरों में? आपके घरों में कॉन्सेप्ट है ये क्या कहते हैं युवराज सम्राट बनने जैसा? नहीं है, नहीं है। नहीं है। यहाँ पे सभी लोग बराबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पक्षपात हो जाते होंगे आप लोग के साथ, नहीं होते? बड़े बड़े बेटे होते हैं तो वो पापा के ज्यादा करीब हो जाते हैं, आप समझदार हो गए सब लोग। और छोटे बेटे होते हैं वो मम्मी के करीब हो जाते हैं, और बीच वाले इसी के खाली करीब। रह जाते हैं। वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में यही होता है ना, वो दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय था क्या कि उत्तराधिकार का नियम जो है कैसा था ही नहीं। अब उत्तराधिकार का नियम तय नहीं था, है ना। ये उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध जो है कि किसके समय से शुरू हो गया था? और वो उसी समय से हुमायूं के समय से उसका बेटा जो कामरान जहांगीर के हिंदाल। समय से। जहांगीर के समय से। छिटपुट वहां से देखने के लिए मिलता है। विद्रोह किया था जहांगीर ने, जहांगीर ने विद्रोह किया था। फिर उसके बाद है कि शाहजहां के समय भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन खुलकर के जो है आ गई युद्ध पे, मार काट पे। कहाँ पे? औरंगजेब। धर्मत का युद्ध, धर्मत के हाँ, युद्ध। धर्मत के युद्ध जो है टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। लेकिन औरंगजेब जो है कि अपने तीनों भाइयों के खिलाफ क्या किया? षड्यंत्र किया। और जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी था कौन था? दारा शिकोह, है ना, दारा शिकोह था। अगर ये क्या कहते हैं औरंगजेब की जगह दारा शिकोह ये क्या कहते हैं सत्ता पे होता, है ना, तो मुगल इतनी तेजी से तो पतन नहीं होते मुगलों के, है ना। वो सबसे योग्य सेनापति भी था,
विद्वान भी था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, है ना। और वो उसकी जो पॉलिसी थी, है ना, वो धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी थी, है ना। उसमें जो है कि अकबर के सारे गुण लगभग मौजूद थे, है ना, यानी कि महान मुगलों के सारे गुण उसमें मौजूद थे, लेकिन वो धर्मत के युग में मारा गया, है ना। तो चीजें यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। तो उत्तराधिकार में जो है क्या आती है, त्रुटियां होती है, और इस वजह से जो है कि वो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाई, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, मराठा का उत्थान, मराठों का उत्थान। अब इसमें मराठे ने क्या कंट्रीब्यूशन किया? हुँ? आपने मूवी देखा सर होगा, बाजीराव यहाँ मस्तानी। औरंगजेब सर गलती किए थे ना। हाँ, आपने मूवी देखा होगा, है ना, बाजीराव मस्तानी वगैरह, ये था, आपने मूवी देखी है? हुँ? हाँ मराठे मराठे क्या होते थे? महान योद्धा, है ना। वो जो है राजपूतों की तरह ही योद्धा होते थे, राजपूतों की तरह योद्धा होते थे। एक तो पहाड़ी लोग होते थे, और उनके कद काठी जो है लंबी चौड़ी होती है ना। तो जब इनका उदय हुआ, है ना, तो इनका उदय हुआ मुगलों की गलती से, औरंगजेब की गलती से उदय हुआ था? नहीं, औरंगजेब के उदय से इसके गलती से ही हुआ था ना। अगर औरंगजेब चाहता तो है कि मराठे नहीं होते। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जब ये दक्षिण भारत में था, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा, बहन गई है हॉस्पिटल में भांजे को लेकर के। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम के बाद कुछ लिखा है क्या सर? सुशील जी। मराठा का मराठा का उत्थान। उत्थान। अच्छा, थैंक यू। अभी क्लास इस पे जा रही है, तो राज अभी क्लास जा रही है बलवीर, ठीक है, बलवीर की क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं भी, ठीक है। वहाँ पे देखते नहीं लगा, फिर इधर है कि जल्दी जल्दी साहब वेट करो कि मिला नंबर ठीक है, आपका गूगल पे आपका ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉल नंबर सर की आवाज आ रही है क्या? बात कर रहे हैं सर। आप
हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या मराठों का उठान। मराठों का उत्थान की बात कर रहे थे। तो मराठे जो है कि आपने देखा कि ये लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। और वीडियो ये मुगल क्या थे? मुगल क्या थे? मुगल क्या थे? मुगल जो है कि मैदानी भाग के लोग थे, है ना। इनसे 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 जो है कि होना क्या चाहिए, उलझना ही नहीं चाहिए था। और अगर उलझा भी था तो क्या क्या, क्या करना था? शिवाजी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? लेकिन है कि जो कमिटमेंट किए गए जयसिंह के द्वारा शिवाजी के साथ, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। जयसिंह को अपमानित किया गया। बाप को जो है कि शिवाजी को जो है कि उनके बेटे से कम मनसब दी गई, है ना। तो बहुत सारे कॉजेज थे, है ना, जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप देखते हैं कि इसी के अधीन जो है कि मराठों में जो है पेशवाओं का उदय भी जो है कि विशेष ये क्या कहते हैं, कारणों में से एक कारण है। ये यहाँ पे आप देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही की नारा दिया। उन्होंने हिंदू धर्म को पोलराइज करने की कोशिश की। और इधर जो है औरंगजेब जो थे, औरंगजेब क्या था? सुन्नी, कट्टर सुन्नी, मुस्लिम धर्म का उठान। कट्टर सुन्नी था, है ना। देखिए मुस्लिम सभी थे, है ना, लेकिन औरंगजेब की जो पर्सनल जो प्रॉब्लम थी वो सुन्नी को फॉलो करना, है ना। वो हदीस और कुरान के अनुसार चलेगा। तो सीधी सी बात है कि जब कि दोनों में तालमेल नहीं होगा तो होगा क्या? स्थापित होगा, या तो इतिहास से में आप मिटेंगे या तो मिटा दिए जाएंगे, है ना। तो यही हुआ, मिटा दिए गए। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेशवा जो है दिल्ली तक आ धमकते हैं। और वो जो है कि लगातार है कि मुगल साम्राज्य पे जो है वार किया। वो सब अगेंस्ट किसके खड़ा था? मुगलों के खिलाफ था। मुगलों के खिलाफ खड़ा था। और इसलिए मुगल तेजी से पतन की ओर बढ़े। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट सैनिक दुर्बलता भी देख लीजिए। सैनिक दुर्बलता यहाँ पे है कि मुगल में आप देखेंगे, है ना, तो मुगलों में जो है कि सैनिक दुर्बलता भी जो आम तौर पे मौजूद थे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है कि मनसबदारी प्रथा थी, है ना। तो मनसबदारी प्रथा जो है कि मुगल जो है आप अकबर के बाद जो है देखेंगे कि उसमें बहुत सारी खामियां आना शुरू हो गई। द्विअस्पा, सीअस्पा, है ना, ये तिमाही, छमाही, है ना, बारहमाही, ऐसे जो है कि मनसबदारी शुरू हो गई। यहाँ पे है कि घोड़ों जो घोड़े रखे जाते थे, है ना, पहले है कि अरब के क्वालिटी के रखे जाते थे। अब जो है कि घोड़ों को जो है कि छानबीन नहीं हो रहे हैं। सेना का पद जो है वंशानुगत है। ये तमाम समस्याएं जो है कि थी, जो मुगलों को कमजोर करने के लिए काफी थी। क्लियर है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे आर्थिक दिवालियापन। इस पे बात कर लिया था क्या? इस पे बात नहीं सर। तो आर्थिक दिवालियापन में अगर बात किया जाए, है ना, तो यहाँ पे है कि आप देखते हैं कि अगर साम्राज्य का विस्तार होता है ना, साम्राज्य का अगर विस्तार होता है तो होगा क्या कि न केवल साम्राज्य का विस्तार होगा बल्कि आर्थिक ये स्थिति भी क्या होगी, कमजोर होगी। आर्थिक आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है। अगर साम्राज्य जो है कि विस्तार होगा तो आर्थिक आवश्यकताएं क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब यहाँ पर से दिल्ली से जो है आपको उत्तर भारत दक्षिण भारत तक के शासन व्यवस्था खत्म करना है, पश्चिम भारत का, पूर्व भारत का और उत्तरी भारत का शासन खत्म करना है। और साथ ही साथ ये उत्तर पश्चिम में जो है कि आप देखते हैं कि लगातार क्या है, आक्रमण वाले क्षेत्र है। तो सीधी सी बात है, आपको सीमा को भी मजबूत करना है। और दक्षिण में जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि दक्षिण में जो है कि एक लंबा टाइम स्पेंड किया किसने एक लंबा टाइम किसने स्पेंड किया? औरंगजेब जी ने जो है कि एक लंबा टाइम जो है कि स्पेंड किया। और इस वजह से कि खजाने क्या हो गए, लगभग
खाली हो गए। अब खजाने जब खाली हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? खजाने जब खाली हो जाएंगे तो क्या सर होगा? खजाना तो शाहजहाँ समय खाली हो गया था ना सर। उसी समय से खाली होना शुरू हो गया था, है ना। तो खजाने जब खाली हो जाएंगे, व्यापार वाणिज्य जो है कि लगभग है कि पतन की ओर पहुंच गया। व्यापार वाणिज्य पतन की ओर पहुंच गया। इसके साथ ही साथ जब है कि औरंगजेब तक तो थोड़ा सा ठीक भी था, है ना। लेकिन जैसे उत्तर मुगल आए तो इसमें सब क्या थे? गंजेड़ी भंगेड़ी टाइप के लोग थे नहीं। रंगीला बादशाह, ऐसे ऐसे नाम है, प्रकुशियत, जनित कायर, है ना। तो ये सब सारे के सारे अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे खजाने को संभाल नहीं पाए। अब खजाने को संभाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें जो है कि आप देखते हैं तो सभी के सभी जो है ना, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए। नादिर शाह का आक्रमण भी जो क्या हुआ, जो पतन का कारण बना हाँ 1739 ईस्वी में। हाँ, तो नादिर शाह के जो आक्रमण हुए, है ना, तो जो बूढ़ा वृक्ष था, है ना, वो लगभग हिल चुका था और उस पर अंतिम प्रहार की बाकी थी, है ना, उस पर अंतिम प्रहार की बाकी थी। तो सीधी सी बात है कि नादिर शाह के जो आक्रमण हुए, है ना, तो इसने मरणासन मुगल साम्राज्य को क्या पहुंचाया? अधिक अधिक नुकसान पहुंचाया, अधिक आघात पहुंचाया। फौज तो पहले ही रिक्त हो गए थे, सैनिक पहले ही दुर्बल हो चुके थे, है ना। अब जो मुगल से जो है कि थोड़ा सा भय भी खाता था, है ना, वो भी जो है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है कि क्या हो गया, वो डरना बंद कर दिए और एक एक क्षेत्र जो है कि क्या हो गए, स्वतंत्र होना शुरू हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। और कुछ कारण है? और कुछ कारण है? नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने देखा होगा प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, उसके पहले मुर्शिद कुली खां भी कारण बन गया था, जो कि कर देना हाँ बंद कर दिया था पूर्ण रूप हाँ, से। प्लासी की लड़ाई, या फिर है कि बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध अंतिम निर्णायक युद्धों में से एक था नहीं था? उसमें जी, 1765 का संधि। शाह आलम द्वितीय जो है कि शामिल थे। और इसके बाद जो है कि मुगल क्या चले जाते हैं? पेंशन पे चले जाते हैं। इसके बाद मुगल पेंशन पे चले जाते हैं। पेंशन क्लियर? भोगी। तो सीधी सी बात है कि रही सही कसर जो है कि आपका बक्सर के युद्ध में पूरी हो जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये 1780 में जो है रोहिला सरदारों का जो है कि क्या है? रोहिला सरदार जो कि किसको करता है? गुलाम कादिर, है ना। रोहिला सरदार जो है क्या करता है? सम्राट को अंधा बना देता है ना, और शाह आलम की हत्या कर देता है। तो ये भी रही सही कसर समाप्त हो जाती है। तो ये सब सारे बहुत सारे कारण हैं जो मुगलों के पतन को क्या करता है? पतन को क्या करता है? पतन को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है ना, आगे तेजी से बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब चलिए आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नादिर शाह का आक्रमण हो गया। अहमद शाह अब्दाली वाला भी उसमें जोड़ लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 सालों में 8 मुगल सम्राटों ने दिल्ली पर क्या किया? शासन किया। दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श क्या हुए? उत्तराधिकार के युद्ध में, उत्तराधिकार के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम काबुल पर, आजम गुजरात पर, कामबख्श बीजापुर का शुवेदार पर, क्लियर है? बीजापुर का शुवेदार पर। नेक्स्ट में बीजापुर का शुवेदार, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब क्या चाहता था, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। औरंगजेब राज के बंटवारे के लिए जो वसीयत लिखा था उसमें वसीयत लिखा था ताकि उत्तराधिकार के युद्ध ना हो, इसके अनुसार सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबा मिले। सूबा मतलब प्रांत, और उसकी राजधानी कहाँ हो? दिल्ली हो। ये नेक्स्ट लिख लीजिए। मोहम्मद आजम को आगरा मिले। आगरा दक्कन के सूबे मालवा और गुजरात मिले, तथा सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद के सूबा मिले। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? सूबों का भी असमान वितरण दिख रहा है ना। फेवरेट बेटा जो है उसको ज्यादा दे रहा है, और जो छोटा बेटा है उसको 2 ही दे रहा है। नहीं तो यहाँ भी है कि सेटिस्फेक्शन वाली चीज तो है नहीं, कि है किसी में सेटिस्फेक्शन होगा? आप ही के बीच में जो है कि आपके पापा जो है कि अगर 3 भाई हैं आप, तो है कि बड़ा बेटा को ज्यादा दे दे, आपको ज्यादा दे दे और बाकी को कम दे दे, तो बाकी भाई, छोटा भाई जो है कि सेटिस्फाइड होगा? वो तो कहेगा मेरे साथ, वो तो क्या कहेगा? मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, यही बोलेगा ना, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। और भले ही है कि मुंह पे जो है कि स्वीकार कर ले, है ना, आपकी पापा की बातों को स्वीकार कर ले, लेकिन जैसे ही पापा के बाद की स्थिति जो होगी, है ना, उसमें आपस से झगड़े होते हैं। यहाँ तो कि मदर फादर को पालने के लिए अगर थोड़ी सी ज्यादा जमीन दी जाती है, तो जैसे मदर फादर के डेथ के बाद जो है कि क्या करते हैं, वो उस जमीन में भी हिस्सेदारी मांगते हैं, नहीं तो मारकाट होते हैं। तो ये तो पूरे साम्राज्य का बंटवारा था। क्लियर है? अब होगा क्या? वसीयत लिखने के बावजूद क्या होगी? उत्तराधिकार का युद्ध का संघर्ष शुरू हो जाता है। तो चलिए कर लेते हैं, लिख लीजिए। औरंगजेब के मृत्यु के समय ये पूछा हुआ है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान के जमरूद में था। अफगानिस्तान के जमरूद में। आजम अहमदनगर में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र, कहाँ? गुजरात। आगे लिख लीजिए। तथा कामबख्श बीजापुर में था। कौन है भैया जो इतना फोन कर रहा है? 1 मिनट। कामबख्श कहाँ पे था? कामबख्श बीजापुर में।
हाँ ना, हाँ, अरे तुम जोर भी लगता लगाओ, लगाओ, हाँ तुम लगाओ, तो ये भी करूँगा, ठीक है। और कुछ खाने पीने की चीजें दे देना, तो इसको तो बोलना ना तो कि वहाँ पे मम्मी के पास फोन कर दीजिए। हाँ, मतलब बीस बीस हाँ, तो खाने पीने की अच्छा लगता है उसको। तो इसको बोले थे बोली थी ये भी। हाँ, तो ये बोली नहीं कम लगता है। अच्छा, हाँ, तो इसको कौन सा बीन को कौन सा देना वाली के पास, ठीक है ना? ठीक। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ये काम बख्श कहाँ था, बीजापुर में था। तो अब स्थिति यहाँ पे देखते हैं कि तीनों जो है तीन दिशाओं में जो है आपका जमा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर कर्नाटक में, है ना। तो यहाँ पे कौन था, काम बख्श, काम बख्श। अहमदनगर में कौन है, अहमदनगर अभी वर्तमान का कहाँ है, महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र में ना, अहमदाबाद वहां है गुजरात में। तो अहमदनगर में कौन है, कौन टिका हुआ है, आजम, मोहम्मद आजम। आजम, मोहम्मद आजम, आजम, मोहम्मद आजम जो है यहाँ पे टिका हुआ है। और एक जो है ये कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान ऊपर में है ना, जमरूद। ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन है, बड़े बेटा मोजम। मुअज्जम, मौसम है। मुअज्जम है। क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या चीजें है, ठीक है। दिल्ली किसके नजदीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा किसके नजदीक है, अहमदनगर। मोहम्मद आजम के, आजम, आजम के नजदीक है। दिल्ली की जो है आजम के नजदीक है। सबसे दूर किसके लिए है, मुअज्जम के लिए, मुअज्जम के लिए। मौसम के लिए अफगानिस्तान है ना। दूसरे नंबर पे ये बीजापुर, ठीक है। कंडीशन स्थिति खराब है ना। अब है कि ये लोग है कि करते क्या है, सबसे ज्यादा कांटेक्ट में कौन होगा, ये दोनों आसपास है, आसपास है, सबसे ज्यादा ज्यादा कांटेक्ट में एक दूसरे यस सर, को। ये दोनों जो है कि आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट कर करके कहता है कि हम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लीजिए, अब इसमें जो है कि आपका ये जो मुअज्जम है ना, तो मुअज्जम कहाँ है, वहां पर है। अफगानिस्तान में। मुअज्जम जो है कि दिल्ली, सीधा दिल्ली आता है ना। और रास्ते में लाहौर में जो है कि खुद को बादशाह घोषित कर देता है ना, बादशाह घोषित कर देता है। और नाम क्या धर लेता है अपना, बहादुर शाह, है ना। मुअज्जम जो है बहादुर शाह नाम रख लेता है। और वो जो है कि वो दिल्ली आने की कोशिश करता है सीधे सीधे, ठीक है। अब इधर इधर से आप देखेंगे क्या कहते हैं, दक्षिण वाले के हिस्सा में देख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब बहादुर शाह का बेटा जो है अजीमुशान होते हैं, है ना। अजीमुशान का नाम सुना है क्या,
पटना का नाम भी इसी के नाम पे है, पता है आपको? अजीमाबाद, अजीमाबाद। पता है आपको? सर याद सर, हाँ, तो आगरा पर अधिकार कर लेता है। तो ये जो है कि इसका बेटा, किसका, मुअज्जम का बेटा जो है आगरा को जीत लेता है ना। और आगरा आगरा दिल्ली के करीब है, दिल्ली से कितने 3-4 घंटा का रास्ता भी है ना। तो दिल्ली के बेहद करीब है और दूसरी राजधानी भी मानी जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब जो है कि इसकी स्थिति क्या होगी, मजबूत हुई होगी किसकी, मुअज्जम की। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। काम बख्श जो है कि बीजापुर में खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है, बादशाह। और ये भी पहुंच जाता है, आजम भी जो है आगरा के पास पहुंच जाता है। सब एक दूसरे पे तलवारें ताने हुए हैं, है ना। सब जो है कि खुद को बादशाह मान रहा है ना। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, जो जितना मजबूत होगा, है ना, सत्ता के करीब, वो उतना करीब पहुंचेगा। ठीक है, इसमें जो है कि अजीमुशान भी एक रोल प्ले कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध कब हुए, लिख लीजिए। 17 17 ये 18 जून 1707 को। और किसके किसके बीच, आजम और मुअज्जम के बीच, मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच, जो बादशाह की उपाधि धारण किया था, किसका, बहादुर शाह का। क्लियर है? लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। इस युद्ध में आजम क्या होता है, पराजित हो जाता है। इस युद्ध में आजम पराजित हो जाता है, आजम पराजित होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। दूसरा जो है बीजापुर का युद्ध होता है। बीजापुर का युद्ध कब हुआ, तो लिख लीजिए जनवरी 1709 में। और ये किसके किसके बीच होता है, तो लिख लीजिए बहादुर शाह यानी मुअज्जम, बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम, मुअज्जम और किसके बीच, काम बख्श के बीच, काम बख्श के बीच, काम बख्श के बीच, काम बख्श के बीच। चलिए, काम बख्श के बीच इस युद्ध में जो है क्या होगा, काम बख्श मारा जाता है, काम बख्श मारा जाता है। इस युद्ध में काम बख्श मारा जाता है। ठीक है, काम बख्श मारा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, दोनों के जो है कि कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। साफ रास्ता हो गया, क्लियर। हाँ, अब जो है लिख लीजिए बहादुर शाह प्रथम,
बहादुर शाह प्रथम। कोशिश कीजिएगा कि जो हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करें। सोने में आधा घंटा अगर कमी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। लेकिन रिवीजन में अगर कमी होती है तो नहीं चलेगा। हिस्ट्री जो है कि आपका डिसाइडेड फैक्टर है किसके लिए, रिजल्ट के लिए। अगर है कि हिस्ट्री को आप फोकस नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है ना, आराम से। क्योंकि ये साइंस जो है ऐसे ही हाथ तंग है साइंस से आप लोगों का, और हिस्ट्री से भी हाथ तंग कर लेंगे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा एग्जाम के। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए बहादुर शाह। इसका शासनकाल कब से कब? 1707 से 1712। 1707 से 1712। 1707 से 1712 तक। इसका मूल नाम मुअज्जम। मौसम था। मूल नाम मुअज्जम। उपनाम साहेब खबर। उपनाम या उपाधि दे दीजिए, उपाधि साहेब खबर की। उपाधि साहेब खबर। उपाधि साहेब खबर। ये जो है खफी खा दिया था इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उपाधि साहेब खबर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उपाधि साहेब खबर। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, या 65 वर्ष की अवस्था में, 65 वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। और ये व्यक्ति जो था ये औरंगजेब के बिल्कुल उलट था, है ना। ये शांत वाला था, है ना। ये 65-63। ये डीएनए करवाया है आपने? हाँ, नहीं करवाया है। इतिहास से कहीं पे आपको सोर्सेस को कुछ अलग बता देते हैं, कहीं पे अलग बता देते हैं। तो हम 65 वर्ष बताया तो कौन सा गुना हो गया? चलिए लिख लीजिए, हम क्या बात कर रहे थे। इसकी जो ये जो व्यक्ति जो था सांचित का था, सांचित का व्यक्ति है। और ये जो है कि मिलनसार स्वभाव के है ना, जिसके कारण है कि दरबार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डजंट केयर, है ना। ये कोई ध्यान उसका नहीं रखता। और इसी वजह से जो है इसको क्या कहा गया, साहेब खबर, है ना। साहेब खबर। आप इसको देखते हैं कि कितने साल मात्र शासन पे चला पाता है, मात्र 5 साल, है ना। 5 साल में इसे जो है शासन से हाथ धोना पड़ता है ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए। बहादुर शाह, बहादुर शाह विद्वान, 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 आत्मगौरव पूर्ण व्यक्ति थी, आत्मगौरव पूर्ण व्यक्ति था, आत्मगौरव पूर्ण, शांति प्रिय, शांति प्रिय और मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था, मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने समझौतावादी और मेल मिलाप की नीति अपनाई। समझौतावादी और मेल मिलाप की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई नीतियों को इसने क्या किया, पलट दिया। जितने भी औरंगजेब की जो संकीर्ण नीतियां थी, है ना, वो सबको क्या किया, एक सिरे से खारिज कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
इसने हिंदू सरदारों के प्रति व्यवहारिक एवं सहिष्णुतापूर्ण नीति का पालन किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। देखिए इसकी कुछ गलतियां भी हैं, है ना, वो राजस्थान वाले में जो है इसकी गलतियां हुई हैं, तो लिख लीजिए। बहादुर शाह, बहादुर शाह, बहादुर शाह अपने शासन के आरंभ में राजस्थान के आमेर और मारवाड़, जो जोधपुर में मारवाड़ ब्रैकेट में जोधपुर कर लीजिए, के राजपूतों पर अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट, रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर छोटे भाई विजय सिंह को पदस्थापित किया। छोटे भाई विजय सिंह को पदस्थापित किया। विजय सर थोड़ा सिंह, रिपीट करेंगे। जय सिंह को हटाकर छोटे भाई विजय सिंह को पदस्थापित किया। पदस्थापित किया, पदस्थापित किया, पदस्थापित किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बात किया, बात किया। अब ऐसे में क्या होगा, सीधी सी बात है, राजपूत सपोर्ट में आएंगे, अगेंस्ट में जाएंगे? खिलाफ। में होंगे सर। अगेंस्ट करेंगे। अगेंस्ट हो जाएंगे। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, लिख नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिण में मराठा, दक्षिण में मराठा सरदारों के प्रति बहादुर उर्सा की नीति भी अस्थिर रही। मराठों को इसने मराठों को बहादुर शाह ने 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 सरदेशमुखी सरमुखी क्या बोले सर? सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। चौथ का अधिकार नहीं दिया, चौथ का अधिकार नहीं दिया। सरदेशमुखी दे दी, लेकिन चौथ का अधिकार सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज नहीं जा रही है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, आ रही नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। और कुछ हुआ इसके साथ? नेक्स्ट लिख लीजिए। उसने शिवाजी के पुत्र शाहू को कौन? बहादुर शाह शाहू को राजा मानने से इनकार कर दिया। विधिवत राजा मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ? एक तो साहू महाराज जो है कि नाराज हो गए और मराठा सरदार, लिख लीजिए। इससे मराठों में असंतोष की भावना पैदा हो गई। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सिखों के प्रति जो है कि इसका कुछ ड्यूटी था, वो भी देख लीजिए। लिख लीजिए। बहादुर शाह सिखों के प्रति भी क्या की? असामनतापूर्वक व्यवहार अपनाया। असामनतापूर्वक व्यवहार अपनाया। लिख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली की एवं विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की। नेक्स्ट लिख लीजिए। सिख राज पर आक्रमण किया। सिख राज्य पर आक्रमण किया। सिख राज्य पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सिख राज्य पर आक्रमण कर सतलज और यमुना के बीच का लगभग संपूर्ण क्षेत्र को विजित कर लिया। सतलज और यमुना के बीच के लगभग संपूर्ण क्षेत्र को विजित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, सत्रह सौ बारह में सिख लाहौरगढ़ जो राजधानी वापस ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सर लॉर्ड क्या बोले? लाहौरगढ़ ये राजधानी थी उसकी, वापस ले लिए। 1712 में Next. सिख लाहौरगढ़ को वापस ले लिया। नेक्स्ट लिख लीजिए। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लिख लीजिए। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान करते समय 17 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। सर डेट रिपीट कर देंगे? 27 फरवरी 1712 को। इसके बारे में सिडनी ओवन कहते हैं। लिख लीजिए। सर सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं।
इसके बाद क्या हुआ, मुगल तेजी से विघटन की ओर चले गए। खफी खां के अनुसार, इतिहासकार खफी खां के अनुसार, बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि उसे शाह बेखबर, कि लोग उसे शाह बेखबर कहने लगे, शाह बेखबर कहने लगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। बहादुर शाह के समय मुगल आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ा, उसने अंधाधुंध जागीरें एवं पदोन्नति दी। राज की एक छवि पहले से खराब हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद पुनः गृह युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, गृह युद्ध की शुरुआत हुई, लिख लीजिए। इसकी मृत्यु के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका शव 10 सप्ताह बाद दिल्ली में 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया जा सका। अब लिख लीजिए यहाँ पे, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह अगला मुगल बादशाह बने। सुबह में जो है हम लोग हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जगह जो है हिस्ट्री देखेंगे और कल मुगल ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। और कल संडे है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो कल कोई मुंह नहीं खोलेंगे हम लोग। इस तरह है कि अब छोड़ दीजिए, ऑफिस जाना है, खास करके सुशील। हमारा तो रोज ऑफिस खुला रहता है। किसी दिन ट्रेन क्यों नहीं बंद कर देते सुशील? लॉकडाउन में तो बंद था ही। अंग्रेजों ने बंद ही नहीं किया तो हम लोग क्या बंद करेंगे? क्यों?